गुड मॉर्निंग। नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम आपको पढ़ा रहे थे विज्ञान का चैप्टर नंबर 8, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। पहला था बेटा कि कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अपना आंसर मैच करेंगे सभी बच्चे। कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषताओं में पहला होता है कि कार्बन की प्रतीक होता है C। परमाणु क्रमांक 6, कार्बन एकल, द्वि और त्रि, एकल, डबल बॉन्ड और त्रिबंध, तीनों प्रकार के बंध बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन एक हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी में पाया जाता है। कार्बन संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार की कंडीशन में पाया जाता है। कार्बन का जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन को जलाएंगे तो धुआं निकलेगी। ये होगी कार्बन की विशेषताएं। कार्बन से बनने वाले पदार्थ सॉफ्ट भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं। कठोर की बात करें तो हीरा, जो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा, वो किसका बना होता है? कार्बन का, प्योर कार्बन का बना होता है। चमकीला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है, जो कि आभूषण बनाने के काम आता है। अगला था एल्कीन का प्रथम सदस्य मैथेन होता है। तो इस हिसाब से तो एल्कीन का मैथीन होना चाहिए था और एल्काइन का मैथाइन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? देखो, आपको कल बताया गया था कि एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है। मैंने एक चीज़ कही थी कि हाइड्रोजन केवल एकल बंध बना सकता है, तो एल्केन की जब बात आएगी तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा एकल बंध, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से इसने हाइड्रोजन बना लिया, एल्केन का हो गया। तो ये तो मैथेन हो गया। लेकिन अगर एल्कीन की बात करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो बना नहीं सकता। तो इसीलिए कम से कम 2 कार्बन की उपस्थिति होगी, तभी हाइड्रोकार्बन बन पाएगा। क्यों? हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, बस, और कुछ है ही नहीं। हाइड्रोजन एकल बंध बनाएगा, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिएगा? कार्बन। इसलिए इसके प्रथम सदस्य में कम से कम 2 कार्बन होना अनिवार्य है। यही कंडीशन किस में आ जाएगी? एल्काइन में। एल्काइन में भी वही है कि त्रिबंध होना कंपलसरी है, और त्रिबंध बनाने की जब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ही नहीं बना सकता तो त्रिबंध तो बना ही नहीं सकता। तो इसका काम चलाने के लिए हाइड्रोजन नहीं, दूसरे कार्बन को आना पड़ेगा। इसलिए इसका भी जो प्रथम सदस्य होगा उसमें कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2। तो इसका प्रथम सदस्य क्या हुआ? एथाइन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसी से रिलेटेड है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध पाए जाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और त्रिबंध पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जो सर्दियों में या ठंडे वातावरण में जम जाते हैं, जैसे घी वगैरह मैंने आपको बताया था। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सर्दी के मौसम में नहीं जमते, जैसे अपन ये रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं। ये सब किस में आएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब आज इससे आगे जो एक नया टॉपिक चालू करेंगे वो था हमारा इनकी नाम पद्धति, कि प्रत्येक पदार्थ का नाम होना कंपलसरी है। जब तक पदार्थ का नाम फिक्स नहीं होगा उसकी पहचान नहीं बन पाएगी, और पहचान के बगैर हम उस पदार्थ के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे कि पदार्थ है क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जैसे आपको एक उदाहरण दिया था प्याज वाला, कि प्याज को अपन लोकल भाषा में कांदा बोल सकते हैं, लेकिन हम ही तो बोल सकते हैं इसको और दिल्ली वाले बोलेंगे कोई ज़रूरी है क्या? अमेरिका वाले बोलेंगे ज़रूरी है क्या? पाकिस्तानी वाले बोलेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लोकल नाम है। फिर भी हम सबसे पहले पद्धति है रूट पद्धति। इसमें हर पदार्थ के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं एक पदार्थ CH4, इसका मैंने अभी भी सूत्र लिखा था, जिसको कहा था मैंने मैथेन। लेकिन ये मैथेन किससे प्राप्त होता है? दलदल से, कीचड़। इसलिए इसका नाम है मार्स गैस। रूट पद्धति में क्या नाम होगा इसका? मार्स गैस। मार्स गैस इसका जो नाम पड़ा है वो सिर्फ इस वजह से पड़ा है कि कीचड़ से प्राप्त होता है। इसका लोकल नाम मार्स गैस है, जबकि अगर हम कहीं और जगह बोलेंगे मार्स गैस तो इसको कोई नहीं पहचानेगा। इसको पहचानने के लिए इसका नाम होगा मैथेन। इसी तरह एक नया टॉपिक अगला है एल्कोहल।
जैसे अपन एक पहचान CH3OH, साधारण भाषा में इसको मैथिल अल्कोहल कहते हैं, लेकिन अगर रूट पद्धति की बात करें तो ये कहलाएगा कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि ये किससे बनकर बना है? ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त हुआ है, लकड़ी के भंजक आसवन से। कास्ट यानी लकड़ी, इसलिए इसका क्या कहते हैं हम? कास्ट स्प्रिट कहते हैं। अगला है अपना एक जाना पहचाना जिसको अपन बहुत यूज में भी लेते हैं, एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिरका, सिरका से प्राप्त होता है। और सिरका का जो लैटिन भाषा में नाम है वो है एसीटम। सिरका का लैटिन भाषा में नाम क्या है? एसीटम, और एसीटम से इसका नाम पड़ गया एसीटिक अम्ल। नेक्स्ट फॉर्मिक अम्ल। ये जो है लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी खाती है तो वहाँ पर देखा होगा कि जलन उत्पन्न हो जाती है। वो जलन जो उत्पन्न होती है वो एसिड के कारण होती है, और वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि चींटियों में पाया जाता है, इसलिए चींटी को क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। चींटी का नाम होता है फॉर्मिका, और फॉर्मिका से बन गया फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में पाए जाने के कारण इसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ गया। दूध में या जैसे खट्टे दूध की बात करें या दही की बात करें तो एक अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्योंकि लैक्टिक अम्ल क्यों पड़ा? दूध के कारण पड़ा इसका नाम। तो अम्ल दूध में पाया जा रहा है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लैक्टिक अम्ल। ये है अपना लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है दूध या दही में पाया जाता है, खट्टे दूध या दही। ये सभी जो नाम थे वो कौन से थे? रूट पद्धति के नाम थे जो आप लोगों ने देखे। इसके बाद एक ये तो थे सीधी सीधी श्रृंखला वाले, लेकिन इसमें कुछ शाखित भी हो जाता है। शाखित का मतलब ब्रांच बन जाती है, शाखाएं बढ़ जाती है। तो उस शाखित के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं कि अगर जैसे एक सीधी श्रृंखला ले ली, CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से एक सीधी श्रृंखला ले लेते हैं तो ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। 1 2 3 4 मैथ एथ प्रोप ब्यूट। चलो पेंटेन का उदाहरण ले लेते हैं इसमें। तो CH2 CH3, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, और सारे के सारे कैसे है? सिंगल बॉन्ड, सीधी श्रृंखला है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्मल पेंटेन। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं अपन, CH3C। इसमें और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो टोटल है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है। वही 5 कार्बन इसमें है, वही 5 कार्बन इसमें है, बिल्कुल हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है। लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया कि सीधी श्रृंखला में थे, लेकिन इसमें श्रृंखला से क्या निकल गई? ब्रांच निकल गई, शाखित हो गया। तो अब यहाँ जहाँ से शाखित हो रहा है उस कंडीशन को देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है वो एक साथ कितने कार्बन से मिला हुआ है? 1 2 और 3, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री। ये कार्बन कौन सा हो गया? 3 डिग्री। क्यों गया 3 डिग्री? क्योंकि ये कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जिसमें 3 डिग्री कार्बन पाया जाता है उससे पहले लगाते हैं आइसो पेंटेन। क्या लगेगा उससे पहले नाम? आइसो पेंटेन। इसकी एक कंडीशन और आएगी, थर्ड कंडीशन, जिसमें इस कंडीशन में देखते हैं अपन, तो ये जो कार्बन है बीच वाला वो 1 2 3 और 4, एक साथ 4 कार्बनों से घिरा हुआ है। तो इसलिए ये जो बीच वाला कार्बन है वो बन गया अपना 4 डिग्री कार्बन।
और जिसमें 4 डिग्री कार्बन पाया जाता है उसको बोलते हैं नियो। तो इसका नाम पड़ जाएगा नियोपेंटेन। तो सीधी श्रृंखला वाले के लिए क्या यूज करते हैं? नॉर्मल। अगर उसमें एक कार्बन 3 डिग्री है तो कहलाएगा आइसो, और अगर एक कार्बन 4 डिग्री है तो वो कहलाएगा नियो। ये सभी आपने पढ़े रूट पद्धति के नाम। इसके बाद नेक्स्ट पद्धति व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी पद्धति है अपनी व्युत्पन्न। व्युत्पन्न पद्धति में हमने ये देखा जाता है कि ये जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, इस पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, किससे प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है व्युत्पन्न पद्धति पे। जैसे हम बात करते हैं CH4, तो CH4 एक मेन पदार्थ होता है हमारा। अब इस CH4 से अगर किसी भी पदार्थ का नाम निर्माण होगा तो उसका नाम मैथेन के आधार पर रखा जाएगा, क्योंकि CH4 को क्या बोलते हैं अपन? मैथेन बोलते हैं। तो उसका नाम हम इसी के आधार पर रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिए, अब इसमें क्या देखा हमने कि जो मूल पदार्थ है CH4, उसमें से एक H हटाकर CH3 जोड़ दिया, एक H और हटाया ये वाला CH3 जोड़ दिया, एक H और हटाया ये वाला CH3 जोड़ दिया। इसका मतलब इस पदार्थ का जो मूल पदार्थ है वो क्या है? मैथेन है। इस मैथेन में से एक H कम करते जा रहे हैं और एक मैथिल समूह जोड़ दिया जा रहा है। तो एक मूल पदार्थ क्या था? मैथेन। मूल पदार्थ है अपना मैथेन। मैथेन में से एक H कम किया, दूसरा H कम किया, 3 H कम किए, और 3 H कम करके क्या जोड़ रहे हैं? मैथिल मैथिल मैथिल। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा ट्राई मैथिल मैथेन। ट्राई मैथिल। इसमें देखिए बड़े, जैसे अपन गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4, इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 2 3, इसी तरह साइंस की भी कुछ गिनतियाँ होती हैं। उसके अनुसार यदि एक है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो ट्रेटा। इस तरह से गिनती होती है। लेकिन हमने यहाँ कितने मैथिल जुड़ रहे हैं? 1 2 3। पहला ये जोड़ा, दूसरा ये और तीसरा ये, इसलिए तीनों क्या जुड़ गए? मैथिल। नाम आ गया ट्राई मैथिल, और मूल पदार्थ है मैथेन, तो ट्राई मैथिल मैथेन। अगला, ये मूल पदार्थ है कार्बोनिल समूह। CH3OH जो है, इस पदार्थ का मूल नाम है कार्बिनॉल। इसके पदार्थ का क्या नाम है? कार्बिनॉल। अब इससे जिसका भी आप निर्माण करोगे उसमें कार्बिनॉल शब्द जरूर आएगा। इसके लिए देखिएगा, जैसे अब एक छोटा सा पदार्थ ले लिया CH3 CH2OH। हमने क्या करा? CH3OH था, यहाँ पर CH3OH था, यहाँ से एक H कम किया, हटाया और क्या जोड़ दिया? CH3। तो एक H कम करने से इस पदार्थ का नाम बना है। तो एक H कम कर कर मैथिल जोड़ा है, और वैसे इसका मूल पदार्थ हो गया कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मैथिल कार्बिनॉल। क्योंकि मैथिल को जोड़ रहे हैं, किस में जोड़ रहे हैं? कार्बिनॉल में, इसलिए इसका नाम है मैथिल कार्बिनॉल। तो इससे पदार्थ से जो पीछे लगता है, इससे मूल पदार्थ का पता लगता है कि इसमें मूल पदार्थ है क्या। मूल पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे अगला है
ये है। तो इसमें भी देखा जाए तो है तो मेन कार्बिनॉल है, मेन जो है वो कार्बिनॉल है, ये वाला पोर्शन ये है कार्बिनॉल। अब इसमें जुड़ क्या रहा है, पहला तो ये जुड़ गया मैथिल, ये जो समूह जुड़ा है एथिल, और ये वाला जो समूह है ये है आइसोप्रोपिल। तो इसमें तीन चीज़ जोड़ दी, मैथिल जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया और आइसोप्रोपिल जोड़ दिया, ये पूरा। मूल पदार्थ कार्बिनॉल, पहला जोड़ा मैथिल, दूसरा जोड़ा एथिल और तीसरा जोड़ा आइसोप्रोपिल। तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। मैथिल एथिल मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। इस तरह से ये हो गई अपनी व्युत्पन्न पद्धति। अब जो मेन पद्धति है IUPAC, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और रेगुलरली उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और वही पद्धति एक साइंटिफिक पद्धति भी कहलाती है IUPAC। उसमें देखिएगा बेटा, उससे पढ़ने के पहले उसकी जो कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं, वो हमको आनी चाहिए। सबसे पहले उसकी जो कंडीशन होती है कि किसी भी नाम के पहले क्या लगेगा, उसको देखेगा। जैसे हम किसी का भी नाम लिखते हैं, नाम लिखने से पहले ये देखते हैं कि जेंट्स है या लेडीज है। जेंट्स है तो क्या लिखते हैं श्री, और लेडीज है तो श्रीमती। ऐसा नहीं कि जेंट्स है तो उससे पहले अपन श्रीमती लिख देंगे और लेडीज है उससे पहले श्री लिख देंगे, तो नाम गड़बड़ हो जाएगा और कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। तो नाम के पहले क्या लिखा जाता है, इसी तरह IUPAC में भी कुछ शर्तें हैं कि नाम से पहले आप क्या लिख रहे हो, उसके लिए आपको क्या चीज़ याद रखनी है। तो उसके लिए एक टेबल है जो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कि कार्बन परमाणु कितने हैं, और उस आधार पर पूर्व यानी पहले, लग्न यानी नाम से पहले क्या वर्ड यूज करेंगे। जैसे यदि कार्बन 1 है, 2, 3, 4, तो अगर कार्बन नंबर 1 है, केवल कार्बन 1 ही है, तो कार्बन 1 ही है तो उसका नाम से पहले हमको क्या जोड़ना होगा, मैथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो उसके नाम में पहले अपन को क्या जोड़ना होगा, एथ। और यदि कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप। 3 के बाद अगर कार्बन की संख्या 4 है, ब्यूट। और यदि कार्बन की संख्या कितनी है, 5, पेंट। 6 है, हेक्स। यदि कार्बन संख्या 7, हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। और यदि 9 है
तो नॉन, और यदि कार्बन की संख्या है 10 तो डैक। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ यूज करना है, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ यूज करना है, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप यूज करना है, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पैंट, 6 है तो हैक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डैक। जैसे एक नॉर्मली एग्जाम्पल के द्वारा अपन क्लियर करते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो मैं अगर इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं अपन इस तरह से हैं, तो इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन कितने हैं, एक कार्बन देखते हैं हम। सबसे पहले एक वाली सारणी में आएंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें नाम मैथ, मैथ मिल जाएगा, लिख लिया मैथ। ये तो नाम के पहले जोड़ दिया। अब नाम के पीछे क्या होता है कि जहाँ एकल बंद होता है उसमें नाम के पीछे जुड़ता है एन, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ जाएगा मैथेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा। इसी तरह अगर इसमें कार्बन 2 आ जाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा एथेन। अगर कार्बन 3 लगा दूंगा तो क्या नाम पड़ जाएगा, प्रोपेन। 5 लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा तो ब्यूटेन, 5 लगाऊंगा पेंटेन। जैसा अभी बस समझाया था मैंने पेंटेन का एग्जाम्पल आपको, तो उसमें जैसे 6 लगाएंगे तो हेक्सेन, 7 लगाएंगे हेप्टेन। ये तो थे इसके पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के साथ साथ इसके कुछ अनुलग्न भी होते हैं। अनु यानी पीछे, नाम के पीछे, जैसे कोई शर्मा लगाता है, कोई चौधरी लगाता है, कोई खान लगाता है, तो ये नाम के पीछे जुड़ने वाले जो होते हैं वो अनुलग्न कहलाते हैं। अनुलग्न की कंडीशन में मैंने अभी देखिएगा, पहला है अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको लगाना पड़ेगा एन। डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध तो क्या लगेगा, नाम के पीछे आइन। अब यहाँ से क्लियर करेंगे पूरे विद एग्जाम्पल। इसका लिया कार्बन 1 था तो यहाँ से मैथ आ गया, एकल बंद था तो एन आ गया और नाम बन गया मैथेन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं अपन, इसमें देखा तो इसमें कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन आते ही पूर्व लग्न क्या जाएगा, एथ। सारे एकल बंद हैं तो एकल बंद आने से क्या जुड़ जाएगा, एन, और इसका जो नाम पड़ेगा वो होगा एथेन। अगर इसका डबल बॉन्ड के साथ एग्जांपल चेक करें तो सी, इसमें सबसे पहले देखा कि कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन होते ही यहां से क्या आगे जाएगा, एथ। लेकिन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बनते अनुलग्न क्या होगा, इन, और इन दोनों को मिला के जब नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर करिएगा इसको, जैसे इसमें अगर अपन देखते हैं तो यहाँ तो एकल बंध भी है और डबल बॉन्ड है, वो बात क्या होता है। पहले देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे अपन प्रोप। अब यहाँ क्या देखेंगे कि एकल बंध भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो एकल के हिसाब से तो क्या आना चाहिए था, एन, और डबल के हिसाब से क्या आना चाहिए था, इन। लेकिन मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी कि एल्केन में सिर्फ एकल बंध होते हैं, एल्कीन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा, एल्काइन में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने का मतलब ये नहीं कि उसमें एकल नहीं पाया जाएगा, एकल भी होंगे लेकिन डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। और डबल बॉन्ड होते ही किस वर्ग का सदस्य है, एल्कीन का, तो यहाँ से इसका अनुलग्न आ जाएगा इन और नाम बन गया प्रो
इसी तरह हम एल्काइन का एग्जाम्पल देखें तो एल्काइन के एग्जाम्पल के लिए देखिएगा आप, इस तरह से ये हो गया। तो अब इसमें आपने क्या देखा कि कार्बन नंबर कितने हैं, 2 2 आते ही अपन का वही वापस एथ, लेकिन यहां देखा तो डबल बॉन्ड नहीं, कौन सा है, त्रिबंध। त्रिबंध आते ही क्या जाएगा, आइन। आइन इन दोनों को जब अपन मिलाएंगे एथ प्लस आइन तो क्या बन जाएगा, एथाइन। जैसे आपने यहां प्रोपीन बनाया था, देखते हैं इसका क्या बनेगा यहां पर, इस कंडीशन में देखो बेटा यहां कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन होते ही सबसे पहले प्रोप, लेकिन बॉन्ड कौन सा है, त्रिबंध। तो त्रिबंध की वजह से यहां पर क्या जाएगा, आइन। और इसको जब आप मिलाओगे प्रोपाइन। इस तरह से आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC में नामांकन पढ़ा। पूर्व लग्न आपके सामने है। अनुलग्न के लिए 3 चीज़ें याद रखनी है, एकल बॉन्ड है, केवल एकल बॉन्ड तो एन लगाओगे, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड दिखता है तो इन लगाओगे, और कहीं अगर एक बार भी ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आइन लगाओगे। और इस तरह से इनको जब मिला के लिखोगे तो वो उसका IUPAC नाम आ जाएगा, जैसे एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अगर आगे भी बनाओगे ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सीन, हेक्साइन, इस तरह से आप आराम से इनकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो बेटा आप लोग चलिएगा, एक काम करिएगा, इतना मैंने कराया है आपको, आप अगर क्वेश्चंस लिखिएगा जिनकी आपको संरचना बनानी है, मैं नाम लिख रहा हूं, आपको उनकी संरचना बनानी होगी। संरचना ईमानदारी से बनाना, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले संरचना बनाएंगे आप, ये संरचना है आप बनाना। इससे जो भी होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।